Friends, let's start with the concept of moment of inertia. Now, moment of inertia के लिए introduction कुछ ऐसा दूंगा कि we had obtained formula L is equal to I omega for rigid body. This equation is similar to P equal to mv in linear motion. Then we obtained tau equal to I alpha for rigid body, which is similar to F is equal to ma in linear motion. That means I in rotational motion is similar to mass in linear motion. That is similar to mass in linear motion. So we can say that moment of inertia is a quantity. Moment of inertia in rotational motion is similar to mass in linear motion. Okay. Now formally define करते हैं. तो इसका definition कुछ ऐसा बनता है. एक definition आता है I is equal to sigma mi ri square, or we can say m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on mn rn square. यानी कि it is the sum of products of mass of each particle and square of its perpendicular distance from the axis. It is sum of products of mass of each particle and square of perpendicular distance of that particle from the rotation axis. हर एक पार्टिकल का मास लेगा एंड उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस. मैं सपोज दिस इज रिजिड बॉडी, ये उसकी एक्सिस हो गई. डिफरेंट पार्टिकल्स, दिस द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग. तो पार्टिकल का मास लेट्स से m1, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस r1 का स्क्वायर, m1 into r1 स्क्वायर. फिर दूसरे पार्टिकल का मास m2, उसका डिस्टेंस r2 का स्क्वायर. तीसरे पार्टिकल का मास m3, उसका डिस्टेंस r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन. बराबर. ये एक डेफिनेशन हो गया. फिर दूसरा डेफिनेशन टाउ इक्वल टू आई अल्फा पर से लेते हैं. तो आई इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन अल्फा. बराबर है. इफ अल्फा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर देन टाउ इज इक्वल टू आई हो गया. सॉरी, देन आई इज इक्वल टू टाउ हो गया. यानी कि डिफाइन कैसे करेंगे? टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ रिजिड बॉडी. Torque required to produce unit angular acceleration in a rigid body is called moment of inertia of that body. We can define it this way also. Torque required to produce unit angular acceleration in a rigid body is called moment of inertia of that rigid body. Now moment of inertia की बात करें तो इसका यूनिट क्या आएगा? Mass into distance square यानी kg into meter square. Based on that dimensional formula क्या बन जाएगा? Mass का m1, distance का l2. m1 l2 t0. That's the dimensional formula for moment of inertia. Now moment of inertia whether it's a scalar or vector quantity तो पता लगाते हैं. तो mass is scalar, position vector vector है. तो mass scalar है पर position vector तो vector पर उसका square करेंगे. When we square a vector it always becomes a scalar. Vectors में पढ़ा था हमने. तो m into r square will be a scalar quantity. Vector का square scalar होता है इसलिए mr square will be scalar quantity. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. भाई स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्शन है तो कोई मतलब ही नहीं है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन आई, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. एक पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस पे डिपेंड करेगा. आप वैसे तो देखा जाएगा तो बोलेंगे मास पे डिपेंड करता है एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे. नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस. और दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सिलेक्टेड रोटेशन एक्सिस. एक तो रोटेशन एक्सिस कहाँ पे उस पर डिपेंड करता है, पोजीशन पे. और दूसरा डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दैट रोटेशन एक्सिस. कैसे देखो चलो समझते हैं. यहाँ पे सपोज ये रिजिड बॉडी है, इसके डिफरेंट पार्टिकल्स. बराबर है. ये एक्सेस यहाँ पे अभी फिलहाल लेट्स से एक्सेस नंबर 1. अब डिस्टेंस पार्टिकल का, ये पार्टिकल का r1, इसका r2, इसका r3, इसका r4 एंड सो ऑन, डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. अब इसके बदले अगर एक्सेस चेंज कर लेते हैं, चलो सपोज यहाँ ले लेते हैं एक्सेस नंबर 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा. मास ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन द सेम, मास विल रिमेन द सेम, बट व्हाट अबाउट द पार्टिकल डिस्टेंस? अब 1 का डिस्टेंस ये हो गया, 2 का डिस्टेंस ये हो गया एक्सेस से, 3 का डिस्टेंस ये हो गया, 4 का डिस्टेंस वो तो एक्सेस पे ही आ गया. क्लियर? तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज. और आप बोलोगे कि अगर 1 का बड़ा है तो 4 का 0 हो गया.
तो एक का बड़ा दूसरे का सामने कम हो गया तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब लो, अब ये एक्सेस नंबर 3 लिया। नाउ स्टार्ट फाइंडिंग द डिस्टेंस। R1 ये रहा, R2 ये रहा, R3 कहाँ है, ये रहा, फिर R4 हो गए सारे चेंज। तो अगर रोटेशन एक्सिस चेंज करो तो उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। मतलब क्या हो गया, इट इज सिमिलर टू मास ऑफ अ बॉडी। मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद चेंजिंग द डायमेंशंस। आप बॉडी यूं वजन मास फाइंड करो या यूं फाइंड करो, इट विल मीन द सेम। मास बॉडी का यूं फाइंड करो कि यूं फाइंड करो, it doesn't matter, mass doesn't matter, mass will remain the same, but moment of inertia changes with the change of rotation axis। इस पेन की बात करें तो इसमें एक्सेस यहाँ लिया है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस पेन का बराबर है वो, तो इसका एक्सेस यहाँ एच पे ले लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। उसके वाले एक्सेस यूं ले लिया, द पेन इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो मोमेंट इन एक्सेस यूं है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएगा। यानी सेम मास विल हैव ओनली यूनिक मास, सॉरी सेम पेन विल हैव यूनिक मास, उसका मास तो यूनिक ही होगा, एक ही होगा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट कैन हैव मैनी। यानी अ गिवन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा मास के लिए नहीं लिख सकते कि गिवन बॉडी कैन हैव मोर देन वन मास, नहीं, गिवन बॉडी हैज वन यूनिक मास, बट व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट कैन हैव मोर देन वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखने का, गिवन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड ऑन द रोटेशन एक्सिस यू आर सिलेक्टिंग। यानी while defining moment of inertia you have to very first inform about rotation axis कि कौन सी rotation axis आप select कर रहे हो। तो we say moment of inertia of a given body with respect to particular rotation axis। okay, तो it is necessary to mention rotation axis क्योंकि इसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, it depends on mass distribution। अगर आपने एक बार फिक्स कर लिया कभी रोटेशन एक्सिस यही है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। कैसे, तो देखते हैं। चलो, ये एक बॉडी है, वही बॉडी, सेम बॉडी है दोनों, ओके, सेम बॉडी सेम मास। अब दोनों में रोटेशन एक्सिस भी फिक्स कर लिया, ही रोटेशन एक्सिस भी सेम, दोनों में सेम बॉडी सेम मास, रोटेशन एक्सिस सेम, ओनली थिंग इज मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, मास कहां कहां पे फैला हुआ है वो, यानी एक केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड नियर द एक्सिस, मेजॉरिटी मास इज नियर द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस लेस मास है। दूसरे केस में मेजॉरिटी मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस बताते हैं, दोनों का मास सेम है पर मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग बता दिया। एक में मास इज नियर द एक्सिस, दूसरे में मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। अब दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फर्क पड़ेगा, देखो, सेम पार्टिकल्स बट नियर द एक्सिस विल हैव आर की वैल्यू स्मॉलर, सेम मास अवे फ्रॉम द एक्सिस विल हैव आर की वैल्यू बिगर। वही मास है, वही पार्टिकल्स है पर अवे फ्रॉम द एक्सिस है, यानी हर एक के लिए आर की वैल्यू ज्यादा है। सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में इट इज स्मॉलर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लो इन दिस केस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाई इन दिस केस। क्लियर, सेम मास बट नियर द एक्सिस, तो आर की वैल्यू सबके लिए कम होगी, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो होगा। सेम मास बट अवे फ्रॉम द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा। तो बोलोगे यार ये कैसा हो गया, सेम बॉडी सेम मास सेम एक्सिस, सेम बॉडी सेम मास सेम एक्सिस, just the mass distribution is different, therefore moment of inertia also comes out to be different। एक में कम आ रहा है तो दूसरे में ज्यादा आ रहा है। अब ऐसे मैंने स्टेटमेंट्स दे दिए, फोटो बना के समझा दिया तो आप मान लोगे नहीं। बीइंग साइंस स्टूडेंट यू विल से दैट सर इसका एक्सपीरियंस कुछ हो तो बताओ ना, कुछ ऐसा एग्जांपल जो हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। यस, वेरी वेल, यू कैन विजुअलाइज दिस इन योर डेली लाइफ। सिंपल सा एग्जांपल है, टेक अ रॉ एग एंड अ बॉइल्ड एग। ये रॉ एग है, कच्चा अंडा, एंड ये बॉइल्ड है, बॉइल्ड अंडा ना। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं, आई एम सो सॉरी, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, पर ऐसा भी होता है कई लोगों ने अंडे नहीं खाए होते तो पता तो होता है अंडे में क्या होता है, बराबर है। जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है, आई एम सो सॉरी फॉर देम, बट राइट नाउ रॉ एग यानी क्या कि एग के अंदर सारा पार्ट लिक्विड रहता है, वोलेटाइल रहता है। द एंटायर पार्ट इनसाइड द एग इज वोलेटाइल लिक्विड। उसमें तो कलरलेस लिक्विड होता है और दूसरा साथ में योक कंटेंट होता है which is yellow but it is also again fluid form। बराबर, रॉ एग में क्या होता है, वो येलो वाला जो योक है वो स्फीयर जैसा, इसमें स्फीयर होता है, यानी दिसर इसमें सॉलिड फॉर्म होता है। योक एट द सेंटर, येलो कलर योक एट द सेंटर, बाकी सारा व्हाइट होता है पर सॉलिड फॉर्म में होता है। योक सारा सेंटर पे, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म है रॉ एग में। अब दोनों को रोटेट करते हैं, रोटेटिंग अ रॉ एग एंड अ बॉइल्ड एग, व्हाट यू विल फाइंड कि रॉ एग के केस में मासिव कंटेंट, ये योक का कंटेंट विल मूव ऑन द साइड,
जबकि बॉइल्ड एग में तो बीच में ही फिक्स है, वो तो कहीं हिलेगा ही नहीं। तो रॉ एग में ड्यूरिंग द रोटेशन योग कंटेंट विल फ्लाई अवे, thus creating more mass at the edges, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई हो जाएगा। जबकि बॉइल्ड एग में इट इज अ सॉलिडिफाइड फॉर्म एंड नियर द एक्सिस एट द सेंटर, तो क्या होगा, इट बी नियर द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लो। इससे बॉइल्ड एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो होता है, रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होता है। बराबर है, रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होता है, रोटेटिंग रॉ एग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई, बॉइल्ड एग का लो। ये कैसा केस हो गया, सेम एग, सेम मास, सेम एक्सिस, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट। बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ रोटेशन एक्सिस, आप कौन सी रोटेशन एक्सिस सिलेक्ट कर रहे हो वो, एंड दूसरा गिवन रोटेशन एक्सिस के अबाउट हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दो फैक्टर पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग 4 एग्जांपल ले लेते हैं। 4 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, तो यू विल गेट इट मोर क्लियर, एंड वही एग्जांपल्स है जो हम नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस, आई विल नीड ब्लैंक स्पेस फॉर दोज एग्जांपल्स। ये देख लो जरा। चलो एग्जांपल लेते हैं, उसमें सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग रिंग बोले, या फिर दूसरा में इसको हॉलो सिलेंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों केस में ले सकते हैं। अब रिंग यानी क्या, समथिंग लाइक दिस, दिस रिंग, we take a moment axis passing to the center and perpendicular to the plane of the ring. तो moment of inertia of a ring about an axis, देखो axis के बारे में कितना पर्टिकुलर है, axis passing through center and perpendicular to its plane. moment of inertia क्या आता है, तो I is equal to mr square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, mr स्क्वायर आएगा। कैसे ला सकते हो, तो देखो रिंग को ऊपर से देखे तो ऐसा दिखेगा, ये एक्सिस है, सेंटर से पास हो रही है, रिंग का हर एक पार्टिकल लाइज ऑन द एज एंड हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r, तो I वाज सिग्मा mi ri स्क्वायर, बट हियर ऑल ri इज r, हर एक पार्टिकल का पोजीशन क्या है, r है ना, डिस्टेंस सेंटर से एक्सिस से, तो फिर r तो कांस्टेंट हो गया, ये r हो गया, r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर बाहर निकल गया, सिग्मा mi। नाउ सिग्मा mi क्या होता है, मास, हर एक पार्टिकल के मास का टोटल मार दो तो टोटल मास ऑफ द रिंग हो गया, वेयर m इज द टोटल मास एंड r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। आगे फॉर्मूला r स्क्वायर इनटू कैपिटल L। ओके, तो ये हो गया हाउ वी गेट इट। अब ये केस है रिंग का अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। फिर सेकंड केस लेते हैं डिस्क का। डिस्क का केस कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉलिड सिलेंडर। डिस्क बोलो सॉलिड सिलेंडर बोलो दोनों एक ही चीज है, क्यों, क्योंकि इसमें खाली थिकनेस कम है, इसमें थिकनेस ज्यादा है। अब डिस्क यानी क्या हो गया, लाइक दिस, दिस अ डिस्क एंड एक्सिस पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, वही सिस्टम लेते हैं, एक्सिस पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके, अब इस केस में वर्डिंग वही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। तो डिस्क के केस में हाफ mr स्क्वायर, दोनों का मास सेम, दोनों का रेडियस सेम, मास सेम दोनों का, रेडियस सेम दोनों का, फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग, एक्सिस भी सेम लिया, तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे मास इज ओनली ऑन द एज, क्योंकि रिंग है बीच में होलो होता है, जबकि यहाँ पे मास एवरीवेयर इन बिटवीन, रिंग के केस में तो यानी कि अगर ऊपर से देखो तो रिंग के केस में मास ओनली एट द एज, यानी हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस r है, जबकि डिस्क के केस में मास इज एवरीवेयर, यानी डिस्टेंस 0 से लेकर r तक एवरेज हो गया ना, 0 से लेकर r तक मास एवरीवेयर स्प्रेड। तो दोनों में फर्क कितना है, मास डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, मास भी सेम, रेडियस भी सेम, एक्सिस भी सेम, पर मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। ओके, वी नीड नॉट प्रूव दिस फॉर्मूला बट वी हैव टू डायरेक्टली एक्सेप्ट देम। So दिस आर द 2 केसेस। चलो सिमिलर 2 और केस लेते हैं। थर्ड केस लेते हैं हम लोग
हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के केस में ये हॉलो स्फीयर है, ऑन मास ओनली एट द एज। हॉलो स्फीयर के केस में एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर, बस उतना ही। अपने तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर हॉलो स्फीयर के लिए, सॉरी 2/3 mr स्क्वायर, सॉरी इट इज 2/3 mr स्क्वायर हॉलो स्फीयर के लिए। एंड फोर्थ सॉलिड स्फीयर के लिए इट इज, सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर में वही सेम फिगर, खाली इसमें मास ओनली एट द एज है, समथिंग लाइक टेनिस बॉल, एंड ये क्रिकेट का मैचेस बॉल के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। देखो दोनों में फर्क कितना है, मास भी सेम, रेडियस भी सेम। यहाँ पे मास ओनली एट द एज 2/3 mr स्क्वायर, मास एट द एवरीवेयर इनसाइड 2/5 mr स्क्वायर। यानी कि ये चार स्टैंडर्ड केस है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करते हैं, इसलिए ये चार मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको याद रखने हैं, बराबर है। हर एक में देखो इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड वेयर द एक्सिस इज, एंड यू कैन सी मास डिस्ट्रीब्यूशन बदला तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला, मास डिस्ट्रीब्यूशन बदला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला। ओके, सो दीज आर द few examples you should remember in case of moment of inertia. ओके, अब यहां सब में कैसे है कि एक्सिस डिफाइंड है कि ये सेंटर से पास होने वाला एक्सिस पकड़ेंगे तो प्लेन सेंटर से पास होने वाला एक्सिस डिफाइंड है। अगर मान लो इसके अलावा कोई और एक्सिस होती तो हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इफ देयर इज सम डिफरेंट एक्सिस देन हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ओके, अब ये चारों में खासियत क्या है कि एक्सिस पासिंग टू द सेंटर। नाउ ऑल द फोर आर सिमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल शेप है चारों तरफ से सेम। सेकेंडली यूनिफॉर्म मास वाले ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक शेप यूनिफॉर्म मास है, इससे जो एक्सेस पास हो रही है जहां से पास हो रही है दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर, एंड वी हैव स्टडीड इन पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर दैट ज्योमेट्रिक सेंटर विल शो द सेंटर ऑफ मास। यानी इन सारे केसेस में एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, चारों केस में एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। पर अगर मान लो एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ढूंढते हैं इनका? सपोज ये सॉलिड स्फीयर की बात करें तो एक्सिस यहां से पास हो रही तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पर यहां से पास हो रही होती तो क्या करते? इफ स्फीयर विल बी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लो एक्सिस यूं होती तो कैसे फाइंड करते हैं? ख्याल है कि नहीं? सो अलग अलग एक्सिस के केस में हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए देयर आर टू थ्योरम्स व्हिच हेल्प अस। तो देखते हैं इसके बारे में। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट। चलो, अभी तक हमने अब बात की कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। यानी कि अगर हमारे पास कोई बॉडी ऐसा है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के लिए, एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC बोल देते हैं उसमें, ये हमारे पास डिफाइंड है, बराबर है। बट व्हाट अबाउट अनदर एक्सिस? इसके अलावा कोई और एक्सिस होता, हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो उसके लिए दो थ्योरम्स हमें हेल्प करते हैं, एक तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड दूसरा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। खास ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। AXIS मींस सिंगुलर, ओनली वन एक्सिस, एंड AXES मींस प्लूरल, मोर देन वन एक्सिस। तो यहाँ पे अगर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड है अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, देन हाउ टू गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर एक्सिस? अब मान लो ये दूसरे एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग, तो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू दिस पॉइंट P, तो कैसे मिलेगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P इज गिवन एज, ये थ्योरम क्या बोलता है कि इट इज गिवन एज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास। यानी गिवन एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तो वेल डिफाइंड होता है, प्लस md स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, वेयर d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, सॉरी दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो ये फॉर्मूला हो गया जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमको हेल्प करता है फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ओके, इसके एग्जांपल ले लेते हैं।
चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल रिंग के केस में, सपोज ये रिंग है, ये रिंग है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का चाहिए अबाउट एन एक्सिस टचिंग द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वी वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस टचिंग द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसा तो हमारे पास है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, देखो, टेक एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग टू सेंटर ऑफ मास। तो रिंग का सेंटर मास है, सेंटर हो गया, इसके पैरेलल ले लिया, ये हो जाएगा आईसी। ये तो है हमारे पास फॉर्मूला। तो रिंग के लिए क्या आएगा, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस। तो आई सी कितना है, तो वी हैड सीन प्रीवियसली एम आर स्क्वायर रिंग के लिए, प्लस एम इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, इक्वल टू दैट ऑफ द रेडियस आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2mr स्क्वायर हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 2mr स्क्वायर। बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस टचिंग द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलो एक और केस लेते हैं डिस्क के बारे में। डिस्क के बारे में, ये डिस्क है, we want moment of inertia of this disk about an axis touching the disk at the edge and perpendicular plane of the disk। तो फिर से एक बार, यानी हमको ये I चाहिए about passing this, about an axis passing through edge and perpendicular to the plane of the disk। तो उसके लिए क्या करेंगे, let us consider another axis passing the center of mass, ये center of mass से पास हो रहा है and perpendicular to the plane of the disk। ये तो हमारे पास well defined IC। तो I is equal to IC plus MD square, where IC in this case is half mr square। डिस्क के लिए about an axis passing to center half mr square प्लस टोटल मास m है एंड डिस्टेंस कितना हो दोनों के बीच का पकड़ने का डिस्टेंस d, d कितना है, इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर। तो ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर। वैसे क्या करते हैं आप यहाँ पे कंक्लूजन मान लेते हैं कि डबल हो जाता है, यहाँ देखो डबल नहीं हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, तो तीसरा केस लेते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के केस में सपोज ये स्फीयर है, वी वांट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द स्फीयर, आई ढूंढना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए टेंजेंशियल टू द स्फीयर। तो क्या करेंगे, कंसीडर अनदर पैरेलल एक्सिस पासिंग टू सेंटर इज आईसी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम पैरेलल एक्सिस आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, यहाँ लिखने का आगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम पैरेलल एक्सिस, ओके, आईसी प्लस एमडी स्क्वायर। आईसी कितना है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए वी हैड सीन दैट 2π5 mr स्क्वायर, वो आगे बताया ना चार केस उसमें से, प्लस m इंटू पकड़े का डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, वही r स्क्वायर। सो दिस विल बी 7/5 mr स्क्वायर। तो ये हो गया केस ऑफ स्फीयर। तीन एग्जांपल मेरे ख्याल से काफी है आपको समझने के लिए कि हाउ टू यूज दिस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर, डन। अब चलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा ये वाला मेथड परपेंडिकुलर एक्सिस का। ना परपेंडिकुलर एक्सिस का मेथड अप्लाइज ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। प्लेनर ऑब्जेक्ट्स यानी क्या, जिनका एरिया है थिकनेस में, these are not 3-dimensional objects। स्फीयर जैसा नहीं, स्फीयर के लिए you will not be able to define because sphere is not a planar object। हाँ, डिस्क रिंग के लिए कर सकते हैं, रिंग और डिस्क के लिए ले सकते हैं क्योंकि these are planar objects। पर होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, नो, यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉर इट। क्यों, क्योंकि वो प्लेनर एक्सिस नहीं है, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दे आर 3-dimensional सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो दिस अप्लाइज ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। अब प्लेनर ऑब्जेक्ट ठीक है, इसमें कैसे सपोज ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है, बराबर है, इसमें हम लोग तीन एक्सिस डिफाइन, पासिंग टू सेंटर ऑफ मास तीन एक्सिस डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस दोनों प्लेन में है और जेड एक्सिस प्लेन से परपेंडिकुलर है। वी डिफाइन थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, वेयर एक्स एंड वाई आर इन प्लेन and z is perpendicular to this, x and y mutually perpendicular in the plane, z is also perpendicular to both but perpendicular to the plane। बराबर है, ये एकदम थिन प्लेनर ऑब्जेक्ट है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल। तो अप्लाइज फॉर 2-dimensional ऑब्जेक्ट्स ओनली। ओके, अब इस केस में आई जेड ढूंढना है, तो आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज जेड विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई। बराबर है, चलो हम इसका यूज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसके। जैसे यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल लिए।
पहले रिंग के ले लेते हैं. रिंग इज अ प्लेन ऑब्जेक्ट लाइक दिस. सॉरी, ये रिंग हो गया. रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड इन द प्लेन. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए हमें पासिंग टू द सेंटर एंड इन द प्लेन, यानी डायमीटर ऑफ द रिंग से पास होने वाली एक्सिस के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. आई तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड केस कौन सा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहाँ पैरेलल टू प्लेन चाहिए. सिंपल, ध्यान रखें. एक और मोमेंट, एक और एक्सिस लेते हैं परपेंडिकुलर फर्स्ट वन पासिंग टू डायमीटर, परपेंडिकुलर फर्स्ट वन एंड डायमीटर, उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. तीसरा एक्सिस लेते हैं परपेंडिकुलर प्लेन, ये जेड वाला केस हो गया. ये तो हो जाता है आईसी. तो आईसी इज आई प्लस आई अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस. आईसी इक्वल टू आई प्लस आई, यानी कि 2i इज इक्वल टू आईसी. बराबर है. तो आई विल बी इक्वल टू आईसी बाई 2. आईसी कितना है, तो रिंग के लिए mr स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा mr स्क्वायर बाई, यानी रिंग के मोमेंट स्टैंडर्ड एक्सिस है ना पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर प्लेन, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर mr स्क्वायर है तो डायमीटर के लिए हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2. बराबर है मेथड. एक और एक्सेस ऐसी ले ली परपेंडिकुलर, तो इसको यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं तो जल्दी ख्याल आएगा. ओके, आई एंड आई. एक और एक्सेस कंसीडर कर ली इन द प्लेन परपेंडिकुलर गिवन एक्सेस. गिवन एक्सेस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए, जो एरो बना है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. एक और एक्सेस इन द सेम प्लेन परपेंडिकुलर गिवन एक्सेस ले लिया, तीसरा एक्सेस ले लिया परपेंडिकुलर तो द प्लेन इटसेल्फ, तो वो तो हमारे पास है mr स्क्वायर. ऑलरेडी वी हैव mr स्क्वायर, तो ये मिल गया. चलो सेम चीज रिपीट करते हैं डिस्क के लिए. अब डिस्क के केस में ये डिस्क है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एन एक्सिस. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड डायमीटर ऑफ द डिस्क. एक और एक्सिस अज्यूम कर लो परपेंडिकुलर टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग टू द प्लेन, उसका भी आई होगा क्योंकि सेम सिचुएशन है. बराबर, यानी ऊपर से देखो तो ऐसा कुछ हो गया. ये डिस्क है, एक एक्स हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, हमने एक और यूं सिलेक्ट कर लिया. अगर इसके लिए आई है तो ये भी आई रहेगा सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आएगा दोनों, क्योंकि दोनों डायमीटर है, सेम केस है. तीसरे एक्सिस सिलेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये कौन सा हो गया, आईसी वाला केस हो गया. बराबर है. अब आईसी विल बी इक्वल टू आई प्लस आई, आई एक्स प्लस आई वाई सेम, तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू आईसी, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू आईसी बाई 2. आईसी कितना है डिस्क के केस में, हाफ mr स्क्वायर, तो हाफ mr स्क्वायर बाई 2 करो तो बाई 4 हो जाएगा ना, तो दिस विल बी 1/4 mr स्क्वायर. ओके, ये हो गया रिगार्डिंग डिस्क का केस. ओके, तो ये हो गया मेथड ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस. These are the two theorems using which you can find moment of inertia of the given body about any axis. कोई भी एक्सिस ले लो उसके लिए आप फाइंड कर सकते हो फिर यूजिंग थ्योरम पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एज फार एज रोटेशन मोशन इज कंसर्न, क्योंकि मोशन के में देखो जैसे लीनियर मोशन में मास है, मास ज्यादा होगा तो गाड़ी का भागना मुश्किल होगा, यानी मास ऑपोजेस द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट रिस्ट्रिक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स. मास हम बोलते हैं जितने ज्यादा मोटे जाएंगे हमारी भागम दौड़ कम हो जाती है, तो मास रिस्ट्रिक्ट्स आवर मोशन. सेम वे रोटेशन मोशन में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन. ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जानना जरूरी है. एंड इन स्टैंडर्ड केसेस यू हैव दोस पासिंग द सेंटर ऑफ मास. एक टेबल भी दिया हुआ है, नोट्स में भी मैंने दिया, वही बुक में भी है, तो वो टेबल आप देखें तो अलग अलग केसेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्टैंडर्ड केसेस भी है, एंड फिर हमने जो ऐसे केसेस लिए डायमीटर वाले वो भी है. बराबर है. तो डिफरेंट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, देयरफॉर रोटेशन मोशन पे इफेक्ट भी अलग अलग आएगी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानना जरूरी है. स्टैंडर्ड केसेस है, पर अलग केसेस दिए तो थ्योरम पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस आर टू बी यूज्ड. थ्योरम पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस आर टू बी यूज्ड. ओके, जेईई एंड नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेजॉरिटी क्वेश्चंस रोटेशन मोशन के अगर पूछा हो, रोटेशन मोशन का तो सम आता ही है, एक आध दो एमसीक्यू तो उसके होंगे, पर उसमें रोटेशन मोशन के एमसीक्यू में 70% चांस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के सम्स करते हैं, 70% ऑफ चांस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम फाइंड करने का। तो वही चीज है, ये समझा हमने। ओके, चल देख लो थोड़े से। एंड खास ये एग्जांपल्स मैंने नहीं दिए नोट्स में, प्लीज नोट इट डाउन, कंपल्सरी नोट इट डाउन, ये 5 एग्जांपल्स। नेक्स्ट वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली है क्या चीज, तो समझते हैं। हमने देखा रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I is equal to mr square, स्टैंडर्ड केस, एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग। फिर डिस्क के केस में हमने ऑब्टेन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के केस में ऑब्टेन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के केस में ऑब्टेन किया फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/3 mr स्क्वायर। तो हर एक केस में अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रही है, ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल ही है। Case of axis passing to center perpendicular to the plane, case of axis passing to center perpendicular to the plane, case of axis passing to center, case of axis passing through center। पर अलग अलग केस हो तो अलग एक्सिस अगर हो तो क्या होगा, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। यानी डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग, फॉर अ गिवन बॉडी आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग, अलग अलग एक्सिस हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर देन वन वैल्यूज आर पॉसिबल। तो फिर अगर हमें कोई एक फिनोमेनन समझना हो तो क्या करेंगे, तो फिनोमेनन समझने के लिए हमें रिंग के केस में कुछ अलग बातें आएंगी, डिस्क के केस में कुछ अलग बातें, सॉलिड स्फीयर के केस में अलग बातें, हॉलो यानी हर एक केस में अलग अलग, एंड दूसरा रिंग में भी मोर देन वन केस पॉसिबल। तो ये तो पागल हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढते ढूंढते, बराबर है। इसलिए क्या किया, एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लिया रेडियस ऑफ गायरेशन के, तो एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। वी डिफाइन I as generally as mk square, where m is the mass of the body and k is the radius of gyration, where k क्या है, तो k को समझने के लिए, this radius of gyration को समझने के लिए let's take the moment of inertia formula sigma mi r a square। ये moment of inertia डिफाइन किया था, यानी कि m1 r1 square plus m2 r2 square and so on mn rn square। now what we do is assuming m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू mn, सारे मास से मैं स्मॉल m बोल दिया, तो इधर i में मास कॉमन निकल जाएगा, सब सेम है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस so on rn स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n करते थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड करते r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश rn स्क्वायर अपॉन n। ना हियर m इंटू एन क्या, एक पार्टिकल का मास है तो n पार्टिकल्स का कितना, m इंटू एन हुआ, एंड दैट्स कॉल्ड द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये कैपिटल M हो गया टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एंड ये जो ब्रैकेट है इसको k स्क्वायर बोल देते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बनेगा, k विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर बाय n का रूट, दिस कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। What does it give? तो गिवन बॉडी में गिवन एक्सिस के अबाउट अलग अलग पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है, तो पूरी बॉडी के लिए क्या बोलेंगे, पूरी बॉडी के लिए r का वैल्यू क्या लेने का, r का वैल्यू वेरिंग r1 r2 डैश डैश rn फॉर डिफरेंट मासेस। तो पूरी बॉडी के लिए क्या बोलेंगे, तो पूरी बॉडी के लिए k बोल देते हैं, वो क्या है, इन सब का एवरेज, इट्स एन एवरेज देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n, तो एवरेज क्या किसका, स्क्वायर वैल्यूज का, एंड वो स्क्वायर का एवरेज करके बाद में रूट ले लिया। तो दिस बिकम्स, देखो मीन लिया किसका, स्क्वायर का, एंड फिर उसका रूट कर दिया, तो रूट मीन स्क्वायर, है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई, स्क्वायर किया फिर मीन ले लिया एंड फिर रूट कर दिया, तो दिस आरएमएस वैल्यू। यानी हर एक पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस, तो पूरी बॉडी के लिए क्या लेने का, तो दैट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ इट बिकम्स इजियर for any body moment of inertia is I equal to mk square, जहां पे k for different cases different, जहां पे k for different cases different। इसलिए अगर कोई भी बॉडी को कभी भी पढ़ना हो, टेक दिस फॉर्मूला, ऑब्टेन करो डेरिवेशन, फिर छेले रिंग के लिए चाहिए तो k का जो फॉर्मूला रिंग के लिए क्या आएगा k, तो इसको इक्वेट करो mk स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा k विल बी इक्वल टू r, तो रिंग के लिए k इक्वल टू r है, इसको इक्वेट करो mk स्क्वायर के साथ, m कैंसल, a स्क्वायर इज r स्क्वायर बाय 2, तो k विल बी r बाय रूट 2। इसके लिए देखो तो
इक्वेट पर m के स्क्वायर के साथ, तो k विल बी इक्वल टू √2/5r। इसके लिए k इक्वल टू √2/3r। r बाहर है, ये देखो, यानी कि रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन इज r, डिस्क के लिए r/√2, सॉलिड स्फीयर के लिए √2/5r एंड सॉलिड हॉलो स्फीयर के लिए √2/, यानी अलग अलग केस में k की वैल्यू अलग है, पर जनरल फॉर्मूला तो बन गया। तो here we using radius of gyration we get a general formula for moment of inertia which we can use in any phenomenon any derivation, and फिर case specific put the values of k, as per the case put the value of k and discuss that case। अब एक जनरल डेरिवेशन हो जाएगा, जनरलाइज करने के लिए खास तो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ताकि कोई भी बॉडी कोई भी एक्सेस वी कैन डू द सम्स, वी कैन डू द डेरिवेशंस। तो I इक्वल टू m के स्क्वायर बिकम जनरलाइज फॉर्मूला। इसके बदले दिस इज मोर बेटर, क्योंकि इसमें हर एक पार्टिकल को पकड़ना पड़ेगा, दैट इज लिटिल बिट टीडियस। रिजिड बॉडी के केस में पूरे बॉडी का मास ले लो, के स्क्वायर ले लो, पूरा डेरिवेशन कर लो, फिर आपको लगे रिंग की बात करनी है तो के क्या, रिंग के लिए r, तो r रख के कर दो, सारी बातें क्लियर, फॉर्मूला बना लो। आपको डिस्क चाहिए तो डिस्क के लिए r/2 रख दो, काम खत्म हो गया, क्लियर। ये तो कैसा हो गया, वो ड्रिल मशीन में आते हैं ना बोल्ट फिट करने के लिए, मशीन तो एक ही है, गोल घूमता है, पर आपको 10 वाला बोल्ट लगाना है तो 10 का लगा दो, स्पैनर फिट लगा चालू कर दो। आपको 12 वाला चाहिए तो अटैचमेंट निकाल के दूसरा 12 वाला लगा दो। मिक्सर में ग्राइंडिंग के लिए अलग होता है, वेट ग्राइंडिंग अलग, ड्राई ग्राइंडिंग अलग, उसके लिए अलग अलग ब्लेड लगा दो, काम हो जाएगा। मिक्सर तो वही का वही है ना, मशीन तो वही का वही है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। नाउ देयर इज मोर जनरल फॉर्मूला जिसमें अलग अलग केस के लिए के की वैल्यू अलग। तो सर आप बोलोगे सर ये के की वैल्यू लाने की कहां से, उसी टेबल में लास्ट कॉलम रेडियस ऑफ गायरेशन का दिया, उसी कॉलम में उसी टेबल में लास्ट कॉलम रेडियस ऑफ गायरेशन का दिया हुआ है, ओके। एंड कैसे ऑब्टेन करने का रेडियस ऑफ गायरेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दो, एम के को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर दो, कोई भी फॉर्मूला लेके एम के स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दो, एम गायब हो जाएगा, के का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, इट्स सो सिंपल। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बिकम्स अ मोर इजियर कंसेप्ट, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फॉर द एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी के लिए क्या बोलोगे, अलग अलग पार्टिकल के तो अलग अलग है, और पूरी बॉडी के लिए चाहिए एज अ होल तो क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। सो दैट्स रिगार्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन कनेक्टेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा लेक्चर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डेडिकेटेड रहा, ओके।